Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss chapter number 3, lecture number 11, Biochemistry and Biotechnology. बायोकेमिस्ट्री जो है ये बेसिकली वो ब्रांच है केमिस्ट्री के। आप केमिस्ट्री की बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द फूड कि जो फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो रही होती है। वो प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर कोई बड़ा पार्टिकल बना रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर हम प्लांट्स के हवाले से बात करें तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी के अंदर मिलकर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो उन रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह हो रहे होते हैं और बेसिकली आगे हमें एनर्जी किस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ETC, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। These chemical reaction can help in the synthesis किसी चीज़ का बनना जो होता है उसको एनाबोलिज्म प्रोसेस कहते हैं, और किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन होना, वो कैटाबोलिज्म प्रोसेस है ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। अब ये जो बेसिकली बायोलॉजिकल मालिक्यूल कौन से हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फैट्स, चर्बी वगैरह जो है वो मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, DNA मौजूद है, RNA मौजूद है। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं। बायो कहते हैं लाइफ को। तो वो मालिक्यूल्स जिनके ऊपर एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनका रिएक्शन किस तरह आगे प्रोसीड कर रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। द डाइजेस्टेड फूड बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी का पार्ट कैसे बनता है, ड्यू टू द एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, अब कौन से एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वाइल रेस्पायरेशन इज़ अ सिंपल कैटाबॉलिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन सांस लेने का अमल होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर चेंज हो रही होती है। Its knowledge has been used to produce a large number of material for the benefits of the human being. The term biotechnology advancement you can consider that was introduced in 1970. The techniques of the biotechnology can be used to alter the genetic makeup of microscopic organism. माइक्रोस्कोपिक कहते हैं बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल लाइक इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब ये इंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, लेटर ऑन हम इनको भी स्टडी करेंगे। टॉपिक की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपके पास जो हेडिंग है वो है मेटाबॉलिज्म की। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से, एक एनाबॉलिक प्रोसेस और सेकंड वन कैटाबॉलिक प्रोसेस। जो रिएक्शन हमने ऊपर पढ़े हैं ना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, अगर उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और उनको स्टडी किया जाए तो इट विल बी नोन एज मेटाबॉलिज्म। A large number of chemical reactions take place in animals and plant cells and cell of the biological organism which are collectively called metabolism. अब उन्होंने कहा वो डिफरेंट रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म है। अगर डिफरेंट रिएक्शंस की हम बात करें तो वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस ही तो होते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे वर्ड में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बेसिकली कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस ही होते हैं।
मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से, विच कैन आइदर सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिक रिएक्शन और ब्रेक द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कैटाबोलिज्म इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक में हमेशा बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में चेंज होता है। रिएक्शन इन द रिजल्ट ऑफ विच द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। जितने भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी। आप लोगों ने याद रखना है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल टूटता है तो वो हमें एनर्जी देता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज इन सीवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इन द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर ब्रेक डाउन। क्योंकि मैं आपको इनका नाम पहले भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका नेम उन्होंने आगे इंडिकेट कर दिए हैं। एंड ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एंजाइम। अब ये जो रिएक्शन बेसिकली आगे चल रहा होता है ये किसकी मौजूदगी में होता है? इंजाइम्स की। अब इंजाइम्स क्या होते हैं नेक्स्ट लेटर ऑन हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। These reactions release energy which is used to perform many activities in the animal. Anabolism is the synthesizing process and the production of carbohydrate is one of its example in which plants use sunlight, carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Photosynthesis को हम complete जो है वो already discuss कर चुके हैं। This sum of all energy using and energy releasing reaction. Energy using किस पीछे वाले हमने किस में पढ़ा था कि बेसिकली एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस में। कैटाबोलिज्म प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और वो वाला प्रोसेस जिसमें एनर्जी देना पड़ती है, यूज़ होती है, वो एनाबोलिज्म प्रोसेस है। इस कॉल्ड मेटाबोलिज्म। दोबारा वही बात हो रही है तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मेटाबोलिज्म में दो प्रोसेस हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। नेक्स्ट वन डाइजेशन एंड असिमिलेशन। डाइजेस्ट हजम होना एंड असिमिलेशन भी जज़ब करने के मीनिंग में है। Digestion is a process which break down large food particle into smaller molecules. These smaller molecule can then be absorbed. जो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं वो आगे क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय सेल्स फॉर सिंथेटिक पर्पसेस, लेटर ऑन नेक्स्ट काम करने के लिए, जो नेचुरली नहीं हो रहे होते, विच इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी टू स्प्लिट द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े बड़े मैक्रो कहते हैं लार्ज, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। दीज आर नेसेसरी टू बी यूज बाय ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड न्यू कंपाउंड्स। टूट कर नए मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना। आफ्टर दिस द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड मटीरियल इज एब्जॉर्ब्ड। जो मटीरियल टूट चुका है is absorbed by the cell of animal and are used either to produce new protoplasm or to provide energy। वो फर्दर जो है वो एनिमल्स के सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल बनाने के लिए, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। व्हीट, राइस, कॉर्न, मेज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स होते हैं। अब शुगर का प्रोसेस का मेटाबॉलिज्म यानी उन पार्टिकल का टूटना और बनना इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ऑल ऑफ दीज आर शुगर्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन सप्लाई 3.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एक मालिक्यूल टूटेगा तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये MCQs के लिए आप लोगों ने लर्न करना है। The carbohydrates are the cheapest source of diet which provide use the required energy. Excess carbohydrates are converted to glycogen and are stored in the muscles and the liver. Fat metabolism. फैट का टूटना और बनना, पार्टिकल प्रोसेस जो है वो डिस्कस होंगे। देयर आर 2 सोर्स ऑफ फैट्स। अब बेसिकली फ़ैट 2 तरह की होती है। एक फ़ैट जो कि एनिमल से ऑब्टेन होती है और सेकंड वन जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि वो भी ऑयल या फैट की फॉर्म के अंदर ही आ जाता है। अब एनिमल कैसे ऑब्टेन होती है? वी कैन ऑब्टेन एनिमल फैट फ्रॉम बटर, ऑयल, घी बनाते हैं, और क्रीम, फैटी मीट एंड फिश ऑयल। अदर सोर्स ऑफ फैट इन प्लांट लाइक सरसों, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मेज ऑयल, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड पीनट। फैट्स आर मेड अप ऑफ अब जो फैट्स हैं वो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये किस किस से मिलके बनता है? मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल
ये अल्कोहल है, एंड फैटी एसिड। ठीक है, आप लोगों ने ये मस्ट याद रखना है। फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दो चीज़ों को मिलाएंगे तो फैट बनेगा। दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सेस फैट्स में बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी। ज़्यादा जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो अगर बच जाता है तो वो एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो कौन सा जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो आप लोगों ने लर्न करना है, एडिपोज टिश्यू। ड्यूरिंग ग्लूकोज डेफिशिएंसी और स्टारवेशन भी कमी को कहते हैं, फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक। कहाँ पे? मैदे के अंदर जो है ये प्रोटीन का हजम होता है। अनडाइजेशन प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम एंड इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड ये बेसिकली एक चेन है, एक यूनिट है। जिस तरह किसी घर को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा ईंटें चाहिए होती हैं ना, तो जब पूरी ईंटें आपस में मिल जाती हैं तो एक दीवार बनती है, और जब पूरी दीवारें आपस में मिल जाती हैं तो एक घर बनता है। तो सेम एज़ अमाइनो एसिड एक यूनिट है, जब ज़्यादा सारे अमाइनो एसिड को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो प्रोटीन बन जाता है। अब प्रोटीन जब टूटेगा तो वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। These amino acid can be used for the synthesis of new protein or oxidized to provide energy to the body। नए प्रोटीन बनाने के लिए, और वो ब्रेक डाउन होकर बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दिस ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स आर द अफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ग्लूकोज या शुगर वगैरह की कमी हो जाती है तो उस केस में प्रोटीन्स आर द अफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हेयर our topic is end. Learn this question very carefully. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.